नमस्कार दोस्तों, कर्मचारियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। महंगाई भत्ता को लेकर सरकार ने सुनाया अपना फैसला और इसी के साथ ही पेंशन में भी सरकार ने कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। इस खबर को हर कर्मचारी के लिए जानना जरूरी है। महंगाई भत्ता, रिटायरमेंट और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनरों को जानना बहुत ही जरूरी है। सभी कर्मचारी इस खबर को ध्यान से देखें। इस वीडियो में 6 बड़ी खबर हैं जिन्हें आप विस्तार से जानेंगे, तो सभी खबरों को पूरा देखें। तो जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जी हां, सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने तोहफा दिया है। 24 से 44% वेतन में वृद्धि कर दी है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है। इन्हें बम्पर इंक्रीमेंट मिला है। एक नए आदेश के तहत अब सभी शैक्षणिक अस्पतालों में 2500 से अधिक फैकल्टी सदस्यों के वेतन में 24 से लेकर 44% तक का इजाफा किया है। कोरोना संकट के बीच सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को बहुत ही फायदा होगा। यह फैसला तेलंगाना राज्य सरकार ने लिया है। इसके चलते अब यहां सारे सरकारी शैक्षणिक अस्पतालों के शिक्षकों का वेतन बढ़ जाएगा। इसके लिए एक आदेश जारी किया गया है। असल में इसके लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी जो आखिरकार पूरी कर दी गई है। यह निर्णय तब सामने आया जब यहां गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स ने इस मसले पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी। सरकार ने इनकी मांगें मान ली हैं, इसलिए अब काम बंदी जैसी कोई संभावना नहीं है। जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार जारी आदेश के अनुसार 2866 फैकल्टी सदस्यों की सैलरी में 24 से लेकर 44% तक की बढ़ोतरी होगी। आदेश के बाद अब सहायक प्रोफेसर का वेतन 67,000 से बढ़कर 90,000 रुपये हो जाएगा। यह 34% इंक्रीमेंट है। इसी प्रकार एसोसिएट प्रोफेसर का वेतन 80,000 रुपये से बढ़कर 1 लाख रुपये हो जाएगा। यह 24% इंक्रीमेंट है। प्रोफेसर को 44% इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा, जिसके चलते उनका वेतन अब 1,25,000 से बढ़कर 1,80,000 रुपये हो जाएगा। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह बढ़ा हुआ वेतन सितंबर 2020 यानी चालू माह से ही नकद के रूप में लागू किया जाएगा। यह अक्टूबर में देय होगा। यूजीसी के संशोधित पे स्केल 2016 में वेतन के भुगतान के संबंध में अलग से आदेश निकाले जाएंगे। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। जी हां, कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह टिप्पणी की। मंत्री ने कहा, केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य सरकार के कर्मचारी संबंधित प्रदेशों की सरकारों द्वारा तय कानूनों एवं नियमों के दायरे में आते हैं। सिंह ने एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा है कि पिछले साल 18.6 लाख से अधिक लोक शिकायतें मिलीं और इनमें से 16 लाख से अधिक का निस्तारण किया गया। बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के प्री मैच्योर रिटायरमेंट की नीति और कर्मचारियों के परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद जनहित में रिटायर करने के सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध तेज हो रहा है। मांग की जा रही है कि सरकार वरिष्ठ कर्मचारियों की प्री मैच्योर रिटायरमेंट नीति को तत्काल वापस लें। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में 86 लाख से ज़्यादा पेंशनरों के खाते में 3 महीने की पेंशन एक साथ भेजी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ के मुताबिक इन लोगों में सीनियर सिटीजन, दिव्यांगजन और कुष्ठावस्था पेंशन के 86,95,027 लाभार्थी शामिल हैं। इनके खाते में पेंशन की 3 महीने की किस्त के 1311.5 करोड़ रुपए ऑनलाइन भेजे गए हैं। योगी के मुताबिक बुधवार को 49,87,054 सीनियर सिटीजन को 748.6 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, जबकि दिव्यांगजन पेंशन के 10,90,436 लाख लाभार्थियों को 163.57 करोड़ और 26,06,213 बेसहारा महिलाओं को 390.93 करोड़, कुष्ठावस्था पेंशन योजना के 11,324 लाभार्थियों को 8.49 करोड़ 3 महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर की पेंशन दे दी गई है। हर एक बेनिफिशियरी के खाते में 1500 रुपये भेजे गए हैं। बता दें कि सरकार यह रकम इन लोगों को उनके खाने पीने के लिए देती है। यह केंद्र और राज्य सरकार
की योजना का हिस्सा है। योगी के मुताबिक हमें पीएम का आभार जताना चाहिए, जिनके कारण आज हर एक बैंक खाते में सीधे रकम पहुंच रही है और बड़ी संख्या में लाभार्थी शासन की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। इससे पहले भी यूपी सरकार ने इन पेंशनरों को एडवांस रकम दी थी। यह रकम सीधे बैंक खाते में डीबीटी से ट्रांसफ़र की जाती है। पेंशनर बैंक पासबुक या एटीएम के जरिए बैलेंस चेक कर सकते हैं। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मोदी सरकार ने लिया है ये बड़ा फैसला। केंद्र सरकार के रिटायर कर्मचारी अब अपनी पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ को डिजी लॉकर में रख सकेंगे। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों को पीपीओ की ओरिजिनल प्रति के न होने पर इसकी ई प्रति को मान्य कर दिया है। रिटायर होने वाले कर्मचारियों को तभी पेंशन मिलती है जब सरकार की ओर से इस नंबर को जारी किया जाता है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने यह पाया है कि कई पेंशन भोगियों ने समय के साथ साथ अपनी पीपीओ की मूल प्रति को खो दिया है, जिसके बाद उन्हें पेंशन से जुड़े कार्यों को करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोरोना संकट में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी पीपीओ की मूल प्रति पाने में परेशानी और देरी हुई थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार के इस फैसले से रिटायर होने वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अब पेंशन भोगियों को पीपीओ की फिजिकल कॉपी देने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश ई पीपीओ को डिजी लॉकर के साथ एकीकृत करने का फैसला लिया गया है। इससे पहले पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस रिटायर सेकंड सेवर स्कीम के लिए ऑपरेशन गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन में कहा गया है कि केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी जो कि एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है वह इस योजना के तहत अतिरिक्त पेंशन अकाउंट खुलवा सकता है। इसके जरिए वह रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा पेंशन का लाभ ले सकता है। इस तरह केंद्रीय कर्मचारियों के पास अब एक साथ इस योजना के तहत 3 अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। पहला टीयर 1 अकाउंट जो कि अनिवार्य है, यह पेंशन अकाउंट होता है। दूसरा टीयर 2 जिसमें निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं है और कोई टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता है। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। नौकरी के लिए 30 साल पूरे होने पर जनहित में समय से पहले रिटायर किए जा सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारी सरकार ने स्पष्ट किया नियम। जी हां, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनहित में केंद्रीय कर्मचारियों को समय से पहले रिटायर किया जा सकता है। नियम का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि 50-55 साल की आयु या फिर नौकरी में 30 वर्ष पूरे करने वाले कर्मचारियों को जनहित में कभी भी सेवा से हटाया जा सकता है। हालांकि पेंशन रूल के ये 2 नियम कर्मचारी के परफॉर्मेंस रिव्यू को सीमित नहीं करेंगे। इसके साथ ही ऐसे कर्मचारी जिन्होंने एफआर 56J और सीसीएस पेंशन नियम 1972 के 48वें रूल के मुताबिक रिटेन होने की अनुमति प्राप्त कर ली है, उन्हें भी रिव्यू का सामना करना पड़ सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सरकारी सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि नए नियमों का उद्देश्य फंडामेंटल रूल 56J, L और सीसीएस पेंशन नियम के 48वें नियम के संदर्भ में पहले जारी ऑर्डर की व्याख्या की अस्पष्टता को खत्म करना है। उस आदेश में कहा गया था कि सरकारी कर्मचारी का परफॉर्मेंस रिव्यू 50-55 वर्ष की उम्र या 30 साल की नौकरी करने के बाद किया जाएगा। इसके बाद जनहित में निर्णय लिया जाएगा कि उसे नौकरी पर रखा जाए या रिटायर किया जाए। एक अधिकारी ने बताया कि 28 अगस्त के ओएम इंस्ट्रक्शन का उद्देश्य व्याख्या में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता को खत्म करना है, चाहे वह सरकारी कर्मचारी के परफॉर्मेंस रिव्यू के संदर्भ में हो या फिर समय से पहले रिटायरमेंट के बारे में संदर्भ में। अधिकारी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ताज़ा डीओपीटी ऑफिस मेमोरेंडम में कोई नया नियम नहीं है। ये सब उसी प्रक्रिया का हिस्सा है जो अब तक केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट के लिए फॉलो की जाती रही हैं। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य नियमों में स्पष्टता लाना है। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है। सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखने के लिए बनाई प्रशासन की पॉलिसी, किया विरोध। जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एमसी एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने एक मांग पत्र चंडीगढ़ के एडवाइजर ऑफिस में दिया है।
इसमें मांग की चंडीगढ़ प्रशासन ने सेवानिवृत्ति कर्मचारियों और पेंशनर्स को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पर रखने के लिए जो पॉलिसी बनाई है, जॉइंट एक्शन कमेटी उसका विरोध करती है। कन्वीनर अश्विनी कुमार ने कहा है कि कर्मचारी नेता लंबे समय से प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग वर्कर्स की सुरक्षित पॉलिसी बनाई जाए जिससे उनका शोषण ना हो। इसके लिए अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनी है और उल्टा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के लिए दोबारा नौकरी का प्रबंध कर दिया है। सेवानिवृत्ति कर्मचारी पेंशन भी ले रहे हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने पहले ही कोविड-19 की आड़ में खर्चे कम करने के नाम पर आउटसोर्सिंग वर्कर्स का डीसी रेट फ्रीज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन अपने के लिए पॉलिसी बना रहा है जिससे सेवानिवृत्ति कर्मचारी नौकरी पर लग सकें। जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन सुरमुख सिंह ने कहा कि नोटिफिकेशन जल्द वापस लिया जाए, नहीं तो नोटिफिकेशन की कॉपियों को जलाकर यूनियन धरना प्रदर्शन शुरू करेगी। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की ही होगी। मुफ्त में गैस सिलेंडर कनेक्शन लेने का यह है आसान तरीका। आपके पास मात्र 10 दिन बचे हैं। जी हाँ, क्या आप भी मुफ्त में गैस सिलेंडर लेना चाहते हैं? यदि हाँ तो आगे की खबर आपके काम की है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से आपको मुफ्त में सिलेंडर मिल सकता है। हालांकि इसके लिए आपको जल्द से जल्द कुछ काम करने होंगे, क्योंकि इस योजना का लाभ उठाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। कोरोना की वजह से इस योजना की तारीख को अप्रैल से सितंबर तक बढ़ाने का काम सरकार की ओर से किया गया था। आपको बता दें कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से यह योजना चलाई जा रही है, जो खास तौर पर महिलाओं के लिए है। यही नहीं, इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस सिलेंडर कनेक्शन देना है। लेकिन अब इस योजना के केवल 11 दिन का समय बचा है। इस सरकारी योजना में रजिस्ट्रेशन कराना काफ़ी आसान है। आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे फ्री में एलपीजी गैस सिलेंडर का लाभ उठा सकते हैं। उज्ज्वला योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही आसान है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने के लिए बीपीएल परिवार की कोई महिला आवेदन कर सकती है। इसके लिए उक्त महिला को आधिकारिक वेबसाइट pmujjwalaYojana.com पर जाना होगा। सबसे पहले आवेदन करने वाले को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर सामने एक होम पेज खुल जाएगा। आप डाउनलोड फॉर्म में जाकर क्लिक कर दें। इसके बाद आपके सामने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फॉर्म आ जाएगा। आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर लें। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आप फॉर्म में मांगी जा रही सभी जानकारी भर दें, जैसे आवेदक का नाम, तारीख, स्थान, सभी जानकारी भरकर अपने पास एल एलपीजी केंद्र पर जमा कर दें। इसके साथ ही सभी डॉक्यूमेंट भी दे दें। अब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको एलपीजी गैस कनेक्शन की ओर से उपलब्ध करा दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल परिवारों के लिए घरेलू रसोई गैस कनेक्शन मुहैया कराने में जुटी हुई है, ताकि उन्हें भी धुएं भरी जिंदगी से मुक्ति मिल सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस योजना को चला रहा है। 2011 की जनगणना में जो बीपीएल परिवार हैं, उन्हें उज्ज्वला स्कीम का लाभ सरकार दे रही है। अभी तक ऐसे करीब 8 करोड़ परिवारों को इसका लाभ पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमयूवाई को 1 मई 2016 को शुरू किया था। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। रिटायरमेंट पर मिलेंगी 2 करोड़ रुपए, बस करना होगा ऐसे निवेश। जी हां, भारत में रिटायरमेंट हुए 90% लोग अपनी बचत पर आश्रित होते हैं। ऐसे में आपके पास आपके रिटायरमेंट के लिए क्या प्लान है? क्या आपने बचत के लिए अभी से कोशिशें शुरू कर दी हैं या इसके लिए योजना बना रहे हैं? भारत में रिटायरमेंट की उम्र आमतौर पर 60 साल है। ऐसे में अगर आपकी उम्र 40 साल है तो अगले 20 सालों की संभावित महंगाई के हिसाब से अपनी योजना को तैयार करना होगा, जिससे रिटायरमेंट के बाद भी आप आसानी से अपना गुजर बसर कर सकते हैं। एक बेहतर रिटायरमेंट प्लान के लिए आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा। हम आपको रिटायरमेंट पर 2 करोड़ पाने का एक टिप्स दे रहे हैं। मान लेते हैं कि आपकी मासिक आय 40,000 रुपये है। इसमें से आप 10,000 रुपये किराया देते हैं। इसके अलावा घर खर्च में भी 10,000 रुपये का योगदान करते हैं। एक बच्चे की पढ़ाई 5,000 रुपये खर्च होते हैं। ऑफिस जाने और दूसरे खर्च भी करीब 10,000 रुपये खर्च होते हैं। ऐसे में आपके पास 5,000 रुपये निवेश के लिए बचते हैं। अगर इस रकम को आप एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में रिटायरमेंट तक यानी 20 साल तक लंबी निवेश करते हैं, तब आप आसानी से 2.62
करोड़ रुपए जमा कर लेंगे। निवेश पर रिटर्न की गणना यहाँ 10% की दर से की गई है। यह रकम इससे कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि लंबी अवधि पर आपको इससे बेहतर रिटर्न मिल सकता है। जिस तरह से महंगाई इजाफा हो रहा है, आने वाले दिनों में महीने का खर्च भी बढ़ना है। जब तक नौकरी है और अच्छी सैलरी है तो इसे लेकर ज़्यादा चिंता नहीं रहती, लेकिन रिटायरमेंट के बाद खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा। महंगाई दर अगर औसत 6% के हिसाब से ही आगे बढ़ता है तो 25 साल बाद मौजूदा खर्च दोगुने से भी ज़्यादा हो जाएंगे। यानी अगर आप अभी 25,000 खर्च करते हैं तो 25 साल बाद ये 75,000 रुपये होगा। अगर आपने अभी तक रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए निवेश शुरू नहीं किया है तो अब देर मत करें। जल्दी निवेश शुरू करने पर आप आसानी से रिटायरमेंट के लिए फंड जमा कर पाएंगे। आपको निवेश के लिए बड़ी रकम की भी जरूरत नहीं होगी, आप आसानी से मनचाहा रकम योजना बनाकर जुटा लेंगे। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद सुखद जिंदगी के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने मौजूदा आय से 25 गुना बड़ा सेवानिवृत्ति कोर्स बनानी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि 30 वर्ष की उम्र से ही सेवानिवृत्ति की योजना बनाकर निवेश शुरू कर देना चाहिए। अगर कोई 30 की उम्र में अपनी आय का 25 से 30% बचत कर निवेश करना शुरू कर देता है तो वह आसानी से अगले 25 साल में अपनी मौजूदा आय से 25 गुना बड़ा कार्पस बना लेगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। कृषि विधेयक पर बोले पीएम मोदी, मंडियां खत्म नहीं होंगी, सरकारी खरीद भी जारी रहेगी। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर राज्य को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने 14,258 करोड़ रुपए के 9 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और 45,945 गांव को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसके बाद पीएम मोदी ने कृषि बिल पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चली आ रही थी वैसे ही चलती रहेगी। इस साल रबी में गेहूं, धान, दलहन और तिलहन को मिलाकर किसानों को 1,13,000 करोड़ रुपए एमएसपी पर दिया गया है। ये राशि भी पिछले साल के मुकाबले 30% से ज़्यादा है। उन्होंने कहा है कि अब देश के किसान बड़े बड़े स्टोर हाउस में, कोल्ड स्टोरेज में इनका आसानी से भंडारण कर पाएंगे। जब भंडारण से जुड़ी कानूनी दिक्कतें दूर होंगी तो हमारे देश में कोल्ड स्टोरेज का भी नेटवर्क और विकसित होगा, उसका और विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि कृषि मंडियों के कार्यालय को ठीक करने के लिए वहां का कंप्यूटराइजेशन कराने के लिए पिछले 5 साल से देश में बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। इसलिए जो ये कहता है कि नए कृषि सुधारों के बाद कृषि मंडियां समाप्त हो जाएंगी तो वो किसानों से सरासर झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कानून, ये बदलाव कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं है। कृषि मंडियों में जैसे काम पहले होता था वैसे ही अब भी होगा, बल्कि ये हमारी ही एनडीए सरकार है जिसने देश की कृषि मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। कोरोना संकट के बीच केरल सरकार के कर्मचारियों को थोड़ी राहत मिल सकती है। राज्य सरकार सैलरी कटौती के लिए फैसले पर फिर से विचार कर सकती है। विपक्षी दलों के कई बड़े विरोध के बाद सरकार इस पर जल्द ही कोई फैसला ले सकती है। राज्य के कर्मचारी संगठन कोविड-19 इनकम सपोर्ट स्कीम के खिलाफ मुखर हैं। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार कर्मचारियों को थोड़ी राहत दे सकती है। वित्त विभाग के सूत्रों ने कहा है कि असंतुष्ट कर्मचारी को शांत करने के लिए सरकार अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। कोविड-19 इनकम सपोर्ट स्कीम में थोड़ी राहत देने के लिए सरकार के समक्ष विकल्प कर्मचारियों के वैधानिक या अन्य भुगतानों को बंद करने के हैं, जैसे कि भविष्य निधि या होम लोन या किसी अन्य भुगतान के लिए एक कर्मचारी द्वारा किया गया अतिरिक्त योगदान है। केरल सरकार ने अप्रैल से अगस्त तक कुल 5 महीनों की अवधि में कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने 6 दिन का वेतन काटने का फैसला लिया था, जिसे और 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि कर्मचारियों को राहत देते हुए हाल में राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि सैलरी कट का पैसा कर्मचारियों को अगले साल तक पीएफ में दे दिया जाएगा। इस अमाउंट पर 9% ब्याज भी दिया जाएगा। केरल सरकार से पहले राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी सितंबर के पहले हफ्ते में कर्मचारियों के वेतन में कटौती का फैसला लिया था। अधीनस्थ सेवा एवं अन्य राज्य कर्मचारियों के सकल वेतन में से 1 दिन के
वेतन की कटौती हर महीने की जा रही है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।